नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नाम नॉलेज हब के एक शानदार और जानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों साइंस प्रैक्टिस सेट संख्या 10 को देखने वाले हैं। इससे पहले 9 शानदार सेटों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख ले। सिलेबस के अकॉर्डिंग 25 शानदार क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं विथ एनालिसिस के साथ, ताकि पता चले कि आपकी स्थिति साइंस में कैसी है। अगर साथियों आपका स्कोर 25 में 15 प्लस आ रहा है तो साइंस में आपकी स्थिति ठीक है। अगर 15 से कम आ रहा है तो साइंस में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा कि शक्ति या सामर्थ्य राशि है, बताएं कौन सी राशि है शक्ति? सदिश राशि, अदिश राशि, प्रदिश राशि या इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन से इस सेशन की शुरुआत हो रही है। जैसे जैसे ही क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे टफनेस लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो शक्ति या सामर्थ्य एक प्रकार की अदिश राशि है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अदिश राशि होता क्या है? तो सबसे पहले आपको बता दें, वैसी भौतिक राशियां जिसका केवल परिमाण, याद रखना है परिमाण होता है यानी मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम लोग जो है अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि में कोई भी दिशा नहीं होता है, जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, चाल, समय, आयतन, कार्य, ये सभी जो हैं अदिश राशि के उदाहरण हैं। बात करें सदिश राशि तो वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती है तो उसे हम लोग सदिश राशि कहेंगे। जैसे बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, कोणीय वेग, आवेग, ये सभी जो हैं याद रखना है आपको कैसी राशियां हैं? सदिश राशि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शक्ति अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन करता है तब इसके लिए आवश्यक वेग क्या होगा? बताएं, इजी क्वेश्चन है। तो यदि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन करता है तब इसके लिए आवश्यक वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक होना चाहिए। इजी क्वेश्चन था, सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन ए हो जाता। पलायन वेग क्या होता है साथियों? तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, पृथ्वी पर वापस नहीं आती है, तो उसे ही हम लोग पलायन वेग की संज्ञा देते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, बताएं। तो दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की जो दिशा है उसके ताप पर निर्भर करती है। सही उत्तर ऑप्शन सी, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका स्थानांतरण दो या दो से अधिक निकायों अथवा उनके परिवेश के मध्य तापांतर के कारण होता है। ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो आपको पता होना चाहिए, जूल होता है, तथा ताप का मात्रक केल्विन होता है। नियत ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम लोग लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसकी जो मात्रा होती है, मात्रक होता है, वो होता है जूल प्रति केजी। ऊष्मा यानी Q बराबर आपको पता होना चाहिए M इंटू एल। M यानी द्रव्यमान, L इंटू लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा, और गुप्त ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q बाय M यानी ऊष्मा बाय द्रव्यमान। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। तो सही उत्तर उनके ताप पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर का, कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। बताएं कैसा प्रतिबिंब बनेगा? फोकस पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, अनंत पे बनेगा या ध्रुव पे बनेगा? तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी दी गई है तो फोकस दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर यानी माइनस में 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और u यानी वस्तु माइनस 10 सेंटीमीटर। और दर्पण सूत्र आपको पता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u।
1/f यानी फोकस दूरी -10 लेना है, और 1/v जो है आपको निकालना है, और 1/u दिया गया है -10। -10 इधर आ जाएगा तो +10 हो जाएगा, यानी 1/v बराबर हो जाएगा -1/10 + 1/10। -1 + 1/10 यानी 0/10 हो जाएगा। किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो वो क्या आ जाएगा साथियों, अनंत आ जाएगा। तो इनफिनाइट यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी विद्युतीय पदार्थ का जो प्रतिरोध है कितना होगा, ओम में आपको बताना है। यदि 0.4 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तथा विभवांतर जो है वो 12 वोल्ट है, बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। धारा जो दी गई है वो आई यानी 0.4 एम्पियर दी गई है, और विभवांतर यानी भी दिया गया है 12 वोल्ट। तो प्रतिरोध आपको आर निकालना है। तो जैसा कि पता है ओम का नियम कहता है भी समानुपाती आई, यानी भी बराबर आई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, v/i। v की जो वैल्यू दी गई है विभवांतर 12, और i यानी जो आपको दिया गया है धारा वो है 0.4। पॉइंट को हटाने के बाद साथियों ऊपर 0 चले जाएगा, तो 4 से 30 बार में, तो 30 ओम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो जिनका भी डी आ रहा है बिल्कुल सही है। इजी क्वेश्चन था, ओम के फॉर्मूले से आप इसे बना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों टेक्स्ट बुक के प्रीमियर लीग सेल के बारे में आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम के लिए अगर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है टेस्ट सीरीज, जिससे आपको साथियों अपनी स्थिति पता चलती है कि आपकी स्थिति अभी क्या है, किस सेक्शन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, फोकस्ड रहना है। और जैसा कि आपको पता है कि टेस्ट मतलब टेक्स्ट बुक, यह सेल साथियों 28 से 31 मार्च तक चलने वाला है, और इस सेल में आपको शानदार डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। अगर आप टेक्स्ट बुक के ईयरली टेक्स्ट बुक पास को बाय करते हैं तो मात्र आपको 175 रुपये में, यानी शानदार डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप टेक्स्ट बुक के ईयरली पास प्रो को बाय करते हैं तो वो मात्र आपको 263 रुपये में देखने को मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज करना है नाम 10, याद रखना है आपको कूपन कोड यूज करना है नाम 10। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके डाउनलोड करेंगे और अप्लाई कूपन के जगह पे नाम 10 यूज करेंगे और आपको शानदार डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो 3 दिनों का साथियों यह सेल है, और इस सेल में ज़रूर आप इस ऑफर को ग्रैब करें और शानदार डिस्काउंट के साथ इस पास प्रो को बाय करें और शानदार तरीके से बेहतर क्वेश्चन के साथ टेस्ट दें। तो नीचे लिंक दिया गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला, निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय पदार्थ है, यानी पैरामैग्नेटिक पदार्थ के बारे में पूछा गया है। इनमें से कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, सोडियम जो है वो विद्युत अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकीय क्षेत्र की ओर चुंबकित हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सोडियम, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, ये सभी जो हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा था बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अगला, दो पतले लेंस संपर्क में है, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि इस संयोग की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 7 का, ऑप्शन डी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 + 1/f2। 1/f यानी f की जो वैल्यू दी गई है वो साथियों दी गई है 30, और f1 की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 15, और निकालना क्या है आपको, f2 निकालना है। f2 निकालना है तो 1/15 इधर चले जाएगा, तो 1/f2 बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 1/30 माइनस 1/15। तो नीचे 30, 30 से 1 माइनस 2 यानी -1/30, यानी 30 सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि लेंस की फोकस दूरी होगी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? बताएं। दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक आपको कन्याकुमारी में देखने को मिलेगी। दिसंबर माह में सूर्य पृथ्वी के मकर रेखा पर लंबवत होती है और कर्क रेखा से दूर होती है, परंतु कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम भाग है, इसलिए कन्याकुमारी लेह, पुणे तथा कोलकाता की अपेक्षा विषुवत रेखा के नज़दीक है। अतः कन्याकुमारी से सूर्य की जो रोशनी है वो हमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होगी। जैसा कि आपको पता है कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होती है, अतः दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन भी माना जाता है। तो कन्याकुमारी इस प्रश्न का सही उत्तर, जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन संख्या 9, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान बताना है, क्या होगा? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान जो है 1.6 गुना 10 पे पावर -19 जूल के बराबर होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी, जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसकी खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा कांच की अवस्था को सही परिभाषित करता है? बताएं क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा अतिशीतित द्रव्य। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कांच विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शक या अल्प पारदर्शक समांगी मिश्रण होता है। कांच को ठोस बनाने के लिए, जैसा कि आपको पता है, पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो कांच एक अतिशीतित द्रव्य है। ऑप्शन बी, जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग, याद रखना है, प्लम पुडिंग मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार जो परमाणु की संरचना है वो साथियों तरबूज के समान मानी जाती है, जिसमें संपूर्ण परमाणु एक धनावेशित गोले के समान होता है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उसमें बीज के समान बिखरे होते हैं। तो यह मॉडल जो है जे थॉमसन के द्वारा दी गई थी। VBI लगा लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12, किसी तत्व के परमाणु की परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? बताना इस प्रश्न का सही उत्तर, ए, बी, सी या डी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 19। द्रव्यमान की संख्या यानी ए बराबर आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या होती है। तो परमाणु संख्या 36 और परमाणु क्रमांक जो दिया गया है यानी प्रोटॉन की संख्या जो दी गई है वो 17 पूछी गई है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस n, यानी n बराबर क्या हो जाएगा? 36 माइनस 17। तो 36 में से 17 जाएगा तो 19 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैंसर यानी ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? इजी क्वेश्चन है, यह भी साथियों इजी क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैंसर यानी ट्यूमर के उपचार के लिए याद रखना है आपको कोबाल्ट 60 के रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कुछ रेडियो समस्थानिक जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे C14 यानी कार्बन 14 पद्धति पूछा जाता है, तो याद रखना है जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए। यूरेनियम 238 पूछा जाए तो यूरेनियम 238 पृथ्वी या प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। एक आयोडीन पूछा जाता है, आयोडीन 131। आयोडीन 131 पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में। अगर फ्लोरीन याद रखना है, लिख लीजिएगा, फ्लोरीन 59 का प्रयोग आपको याद रखना है क्षय रोग यानी टीबी की जांच में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर ट्यूमर के उपचार के लिए किया जाता है।
प्रश्न है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्रायोलाइट यानी Na3AlF6 जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम के दो इम्पॉर्टेंट अयस्क हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आपको याद रखना है कोरंडम, याद रखना है कोरंडम, और दूसरा आपको पता ही होगा बॉक्साइट। तो सही उत्तर क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन अगला, एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो एथेनॉल के एक अणु में हाइड्रोजन के याद रखना है आपको कितने परमाणु होंगे, 6 परमाणु होंगे। सही उत्तर सी आ जाएगा। क्वेश्चन अगला, प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है, बताएं इनमें से कौन जो है प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन, सेल्यूलोज तथा स्टार्च जो हैं वो प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है रबड़, प्रोटीन, ये सभी जो हैं प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण माने जाते हैं। अगर पूछा जाए संश्लिष्ट बहुलक के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो याद रखना है यह कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक, नायलॉन, टेफ्लॉन, ये सभी जो हैं संश्लिष्ट बहुलक के उदाहरण माने जाते हैं। अगर पूछा जाए अर्ध संश्लिष्ट बहुलक कौन कौन से हैं, तो रेयन, तो याद रखना है रेयन जो है अर्ध संश्लिष्ट बहुलक की श्रेणी में आता है। सेल्यूलोज आधारित कृत्रिम बहुलक आदि ये सभी जो हैं अर्ध संश्लिष्ट बहुलक के उदाहरण हैं। तो प्राकृतिक बहुलक आपको याद रखना है प्रोटीन, सेल्यूलोज और स्टार्च। इसके अलावा रबड़ भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, अपमार्जक प्रयुक्त किए जाते हैं, बताएं अपमार्जक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो अपमार्जक का जो प्रयोग है वो साथियों कठोर तथा मृदु जल दोनों प्रकार के जल में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अपमार्जक को साबुन रहित साबुन यानी सोपलेस सोप भी कहा जाता है। यह साबुन से भिन्न होते हैं परंतु साबुन के समान ही सफाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अपमार्जक का जो निर्माण होता है वो वर्षा तेल अथवा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होता है तथा यह सल्फोनिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, बताएं। तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई याद रखना है स्पीसीज, जाति है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्गीकरण के क्रम का आधार जीवों को उसके लक्षणों के अनुसार विभाजित करना है, अर्थात बड़े से छोटे वर्गों तक होकर वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति तक पहुंचना है। जीवों के उपसमूह का जो क्रम है उसमें सबसे पहले जगत यानी किंगडम आता है। जगत के बाद आता है साथियों संघ, संघ के बाद आता है आपको याद रखना है वर्ग, वर्ग के बाद आता है गण यानी ऑर्डर, उसके बाद आता है कुल यानी फैमिली, उसके बाद आता है वंश, उसके बाद आता है जाति। ये साथियों जीवों के उपसमूह का क्रम है। तो वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है उसे हम लोग स्पीसीज कहेंगे। प्रश्न संख्या 19, अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। प्रोटोजोआ शब्द दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया है प्रोटोजोआ शब्द, बताएं। तो सही उत्तर जिनका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1818 ईस्वी में जर्मन जीव विज्ञानी हैं जॉर्ज ऑगस्टक गोल्डफश के द्वारा किया गया था। प्रोटोजोआ जो है सामान्यतः विषम पोषी जीव होते हैं जो अन्य सूक्ष्म जीवों का शिकार करके अथवा परजीवी के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रोटोजोआ जीवों में लैंगिक अथवा अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर का कि मिर्च की जो तीक्ष्णता है उसका क्या कारण है। तो मिर्च की जो तीक्ष्णता है उसका कारण है, याद रखना है आपको क्या, सही उत्तर हो जाएगा कैप्सेसिन। याद रखना है कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण हमें मिर्च जो है वो कड़वा लगता है।
अगर पूछा जाए सेब के लाल रंग का कारण क्या है, तो सेब के लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन है। अगर पूछा जाए खीरे का जो कड़वापन होता है खीरे का, वो किसके कारण होता है, तो वो कुक्कर बिटेसी के कारण होता है। इसके बाद पपीते का पीला रंग पूछा जाए तो केरिका जेंथिन के कारण होता है। आंवले का अगर पूछा जाए कशेलापन किसके कारण होता है, तो टेनिन के कारण होता है। तो सही उत्तर कैप्सेसिन के कारण जो है मिर्च हमें कड़वा लगता है यानी तीखा लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑगेकेसिफेरोल कहते हैं, बताएं। ऑगेकेसिफेरोल जो है किस विटामिन को कहा जाता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विटामिन D2 को कहा जाता है ऑगेकेसिफेरोल। विटामिन B1 याद रखिएगा थायमिन कहा जाता है। विटामिन ए आपको पता है रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसके बाद विटामिन अगर पूछा जाए आपको B3 क्या कहा जाता है, तो विटामिन B3 निकोटिनिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन B2 पूछा जाए तो विटामिन B2 याद रखना है राइबोफ्लेविन कहा जाता है। और विटामिन D3 अगर पूछा जाए तो कॉलीकेसिफेरोल कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है ऑर्गेकेसिफेरोल, अगर कॉलीकेसिफेरोल पूछा जाए तो विटामिन D3 हो जाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कि हवा के परागन को क्या कहा जाता है, बताएं। इजी क्वेश्चन है, हवा के परागन को हम लोग एनिमोफिली कहेंगे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पूछा जाए जल द्वारा परागन को क्या कहा जाएगा, तो जल द्वारा परागन को हाइड्रोफिली कहा जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए साथियों मनुष्य द्वारा परागन को क्या कहा जाएगा, तो एंथ्रोफिली कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एंथ्रोफिली। अगर पूछा जाए कीट द्वारा परागन को क्या कहा जाएगा, तो एंटमोफिली। याद रखना है एंटमोफिली कहा जाएगा कीट द्वारा परागन को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर एनिमोफिली कहा जाएगा हवा के परागन को। क्वेश्चन अगला, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है, बताएं। दुग्धजनक हार्मोन का जो स्राव है वो पीयूष ग्रंथि में होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी यानी 0.6 GM अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह मस्तिष्क के अधर तल में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो आपको याद रखना है LTH हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ मिलकर दुग्ध स्राव करने में सहायक माना जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम आपको बताना है। कौन सा है, A, B, C या D। तो मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का जो सही अनुक्रम है वो हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा दायां अलिंद, उसके बाद हो जाएगा दायां निलय, उसके बाद हो जाएगा फेफड़ा, उसके बाद हो जाएगा बायां अलिंद। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साथियों, आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा एक ग्रंथि नहीं है, बताएं। इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, पित्ताशय जो है कोई ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो क्या है, आपको बताएं हैं यकृत है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के साथ साथ सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित भी करती है। तो आशा करते हैं साथियों आपका स्कोर 15+ तो जरूर आया होगा क्योंकि इजी सेट था। अगर साथियों आपका स्कोर 15 से कम आ रहा है तो आपको काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है साइंस में, और साइंस ऐसा सेक्शन है अगर साथियों आप 15+ या 20 के आसपास स्कोर नहीं करते हैं तो रिजल्ट आपका नहीं होगा, आप मेरिट में नहीं आ सकेंगे, यह सच्चाई है। और साइंस किसी भी एग्ज़ाम के लिए अब इम्पोर्टेंट सेक्शन माना जाता है। आपने अगर साथियों प्रीवियस सेट को नहीं देखा है तो शानदार क्वेश्चन प्रीवियस पैटर्न के अनुसार आपको करवाए जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ज़रूर 9 सेट को आप ज़रूर देख लीजिएगा। टेक्स्ट बुक के इस सेल को साथियों बिल्कुल मिस मत करिएगा। टेक्स्ट बुक का यह शानदार सेल और काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट है, तो ज़रूर इसे ग्रैब कर लीजिएगा और किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन ढंग से अच्छे क्वेश्चन के साथ आप टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा। धन्यवाद साथियों।